ये 1840 में सैडी कार्नाट नामी साइंटिस्ट ने जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसने ये कहा था कि हम कोई अगर आइडियल इंजन जो बनाना चाहें उसके लिए वही प्री कंडीशन जो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बोली थी उन्हीं को उसने फॉलो किया। और उसने ये कहा था कि ये जो एक असूल या एक तरीक़ाकार जो इंजन के लिए वज़ा किया जा रहा है इससे बेहतर कोई इंजन जो है वो तरतीब नहीं दिया जा सकता। यानी उसके कहने का मकसद था कि जो इस इंजन की एफिशिएंसी है ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कोई भी हीट इंजन जो है वो हम तैयार नहीं कर सकते। तो अगर हम कार्नाट इंजन या और कार्नाट साइकिल की बात करें तो ये देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इसके मैंने लिखे हुए। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इसने कंस्ट्रक्शन के लिए जो आइडियल गैस का सहारा लिया और उसके साथ साथ इसने एक परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग पिस्टन और एक मेटालिक सिलेंडर जिसकी जो वॉल्स थी वो नॉन कंडक्टिंग और उसकी बेस जो थी वो परफेक्टली कंडक्टिंग थी। फिर प्रिंसिपल इसका क्या है काम करने का, यानी जिस असूल पे ये काम करता है वो इसने रिवर्सिबल प्रोसेस, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पे, तो बिल्कुल एक परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये इंजन जो है वो काम करता है और उसके तहत हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं। तो सैडी ने इसकी वर्किंग के बारे में बात की। तो वर्किंग में उसने दो साइकिल्स यानी एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एक जो है वो एडिबैटिक प्रोसेस, इन दो को एक साइक्लिक ऑर्डर में तरतीब दिया और साइक्लिक ऑर्डर में चलाते हुए उसने इसके काम करने का तरीका जो है वो वाज़ेह किया। तो जो उसका तरीकाकार था यानी जो इसकी वर्किंग थी इंजन की वो यहाँ मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ड्रॉ की हुई है। ये 4 प्रोसेसेस यानी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये देखिए यहाँ प्रोसेस 1 जिसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्रोसेस 2 एडिबैटिक एक्सपेंशन, प्रोसेस 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन और प्रोसेस 4 है एडिबैटिक कंप्रेशन। तो बच्चे इसकी डिटेल में जाने से पहले मुख्तसरन ये सुन लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और एडिबैटिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो है कि जिसके दौरान किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, आइदर हम उसके अंदर हीट एंटर करें या हीट उसे एग्जॉस्ट करें। एडिबैटिक के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ना एग्जॉस्ट होती है ना ही उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एंटर होती है, तो इसलिए उसको हम एडिबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये पहला देखें इसका प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके लिए देखें ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर कुछ गैस भरी हुई है जिसका टेम्परेचर T1 और उसका वॉल्यूम जो इब्तदाई वॉल्यूम है इसका वो V1 के बराबर है। इसको हमने ये एक कंडक्टिंग बेस के ऊपर रखा है। इस सिलेंडर की वॉल्स और ये पिस्टन ये नॉन कंडक्टिंग है और ये बेस इसकी कंडक्टिंग है। एक कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसे रखा हमने और उसके नीचे हमने ये देखें ये बर्नर की मदद से इसको हम हीट किया। जब हम इसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पिस्टन जो है वो इसका जब वो ऊपर की जानब ये देखें ये ऊपर की जानब मूव करता है। जब ऊपर की जानब ये मूव करता है तो इसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है और इसका वॉल्यूम जो है वो V1 से तब्दील होकर V2 हो जाता है और Q1 के बराबर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसके अंदर दाखिल होती है यानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इसका यहाँ भी T1 है और यहाँ भी T1 है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जितनी भी इजाफी हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई थी, इसमें दाखिल हुई थी, वो सारी की सारी इस्तेमाल हो गई इसका वॉल्यूम चेंज करने में। उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आई है जिस वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी चीज़ को अगर ग्राफ के ऊपर देखें तो ये देखें यहाँ ये ग्राफ बना हुआ है इस साइकिल का जिसको हम कार्नाट साइकिल कहते हैं। ये देखें ये इसकी इब्तदाई सूरत हाल है जब वॉल्यूम इसका ये देखें ये नीचे आ रहा है ये V1 है, यहाँ पर ये लेबलिंग करने वाली रहती है अभी ये V1 आ गया। जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पे ये गैस फैलती है, इसके वॉल्यूम में चेंज आता है, V1 से ये V2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये देखें ये इसका वॉल्यूम चेंज आ रहा है और ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ ये V2 वॉल्यूम आ गया और ये A से B तक पहुँच गया। ये ऊपर लिखा है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कर्व इसको हम कहेंगे, A से B आ गया।
ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। इसी चीज़ को, ये जो लास्ट स्टेप में मैंने जो इसकी डायग्राम बनाई है, इसको उठा के यहाँ हमने रख लिया। ये प्रोसेस 2 जिसको एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहेंगे। इसमें देखिए वॉल्यूम V2, ये भी वॉल्यूम V2 है, ये टेम्परेचर T1 है, ये भी टेम्परेचर T1 है। अब बच्चों हमने क्या किया है कि इसके नीचे एक हमने बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग बेस रखी है। यहाँ कंडक्टिंग बेस थी, यहाँ नॉन कंडक्टिंग बेस है। जब नॉन कंडक्टिंग बेस के नीचे हम बेशक यहाँ हम आग भी जलाते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, नॉन कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा नहीं होता है। अब अगर हम इसको मज़ीद जो है वो फैलने दें, यानी पिस्टन को ऊपर मूव करने दें, तो आप देखते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है एक दफ़ा फिर तब्दील हो गया और वो V2 से तब्दील होके V3 हो जाएगा। लेकिन पहले की तरह, पहले यहाँ टेम्परेचर तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन अब इसका टेम्परेचर भी तब्दील हो गया है। उसकी वजह यह है कि अब इसके अंदर किसी किस्म की अमाउंट ऑफ हीट जो एंटर नहीं हुई है। तो ये जो वॉल्यूम चेंज आई है बच्चों, ये इसके इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पे आई है, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी खर्च हुई है, जिस वजह से इसके वॉल्यूम में चेंज आई और करस्पॉन्डिंगली क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर भी तब्दील हो गया। इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ग्राफ में अगर देखें तो ये देखिए ये B से C तक दिखाया हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसका वॉल्यूम जो है वो V2 से चेंज होके ये देखिए ये V3 हो गया है और हम पहुंच गए C पॉइंट के ऊपर। जब हम C पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमारा ये तीसरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि इसी चीज को उठा के मैंने यहां रखा है। यहां देखें ऊपर लिखा हुआ है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये V3 वॉल्यूम, ये इसका T2 टेम्परेचर। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब ये इसके नीचे जो प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है ये कंडक्टिंग है, इसकी बेस भी कंडक्टिंग है, इसका प्लेटफॉर्म भी कंडक्टिंग है। अब हमने इस पिस्टन को नीचे मूव करेंगे, यानी गैस को जो है वो हम कंप्रेस करेंगे। जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो इसके वॉल्यूम में कमी वाक़या होती है। जब वॉल्यूम में कमी वाक़या होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा और जिससे इसका जो टेम्परेचर है वो भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन आप नीचे देख रहे हैं कि इसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि जब आपने इसको कंप्रेस किया, इसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया। जितना इजाफा हुआ था वो Q2 हीट की शक्ल में इसमें से एग्जॉस्ट हो गई, हीट खारिज हो गई। जब इजाफी हीट खारिज हो गई तो इसका टेम्परेचर फिर वापस T2 पर ही चला जाता है, लेकिन वॉल्यूम इसका तब्दील होकर V4 हो जाता है। तो ये आपका बनता है तीसरा प्रोसेस, यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसी को ग्राफ में देखें तो ये आपके पास इसकी ग्राफ है C से D तक, ठीक है। अब जिससे इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज होके यहाँ पर ये देखें ये V4 इसकी वैल्यू जो है वो हमने लिखी हुई है। तो V4 वॉल्यूम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इसका T2 ही रहेगा जो कि आपका यहाँ पर था। अब इसको उठा के मैंने यहां ले आया हूं चौथे प्रोसेस में, जिसको हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। यहां भी वही चीज है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीटली नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से इसमें से ना कोई हीट एग्जॉस्ट हो सकती है और ना ही हीट इसमें एंटर हो सकती है। एक दफा हमने इसको फिर इसका जो पिस्टन है उसको नीचे प्रेस किया। जब नीचे प्रेस करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। करीब करीब आने की वजह से ये देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो कम होते होते इवन के वापस जो है वो V1 यानी उसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो उसके बराबर आ गया है। और इस दफ़ा इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 हो जाता है। क्यों कि जब हमने इसको कंप्रेस किया, मॉलिक्यूल करीब आ गए, इसकी इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा हो गया और इसके टेम्परेचर में भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब नीचे नॉन कंडक्टिंग बेस है और जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है वो इसमें से खारिज नहीं हो सकती है। इसी चीज को ग्राफ के अंदर यहां दिखाया गया। ये D से वापस A पोजीशन पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो बच्चों इसमें आपने देखा कि ये यहां से घूमता हुआ A से चलता हुआ ये पूरा यहाँ पे वापस A पर आ जाता है और इस तरह से ये एक साइकिल जो है ये मुकम्मल हो गया। और इसको हम कहते हैं कि ये एक कारनाट साइकिल है और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी पूरी चेंजेस के बाद ये वापस अपने एक्चुअल मकाम पर, यानी जहाँ से इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो शुरू हुआ था, ये वापस वहीं पर ही चला जाएगा। तो अब हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए
हम पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो कि आपके पास था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो बच्चों इन चारों प्रोसेसेस में जो मैंने इससे पहले यहाँ मैंने ड्रॉ किए हुए थे वो एक्सप्लेन किए। तो इसमें जो हीट चेंज आई थी पहले स्टेप के अंदर Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है इसके अंदर एंटर हुई थी, और तीसरे स्टेप में जाके Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसने रिजेक्ट कर दी थी, एग्जॉस्ट कर दी थी। तो यहाँ पे जो चेंज इन हीट यानी डेल्टा Q जो होगा इसको हम लिखेंगे Q1 माइनस Q2। जबकि इस डायग्राम की रोशनी में अगर आप देखें तो ये एक कंप्लीट यानी परफेक्ट रिवर्सिबल साइकिल है, और किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो ये डेल्टा U जो है वो यहाँ इसके अंदर 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा W। तो यहां से डेल्टा W आ गया आपके पास Q1 माइनस Q2, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द इंजन टू परफॉर्म द वर्क। अब इसी को अगर एफिशिएंसी निकालना चाहें हम तो हम जानते हैं कि जो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है आउटपुट ओवर इनपुट। तो बच्चों यहाँ आउटपुट जो है वो वर्क डन यानी W की शक्ल में आ रही है, और इनपुट जो है वो आपकी ये देखिए ये जो Q1 हीट है जो पहले प्रोसेस में एंटर हुई थी। तो दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा W ओवर Q1 यानी Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये यूं लिखा जाएगा Q2 ओवर Q1, तो ये Q1 से Q1 कट गया, ये 1 माइनस Q2 ओवर Q1 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसकी आ जाएगी एफिशिएंसी। तो इसकी मदद से हम इसकी एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर और जो हीट है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि T2 ओवर T1 बराबर होता है Q2 ओवर Q1 के। यानी Q2 हीट जब उसमें से एग्जॉस्ट होगी या एंटर होगी तो टेम्परेचर चेंज आएगा, तो इसी तरह जितना Q1 होगा तो T1 भी चेंज आएगा। तो इसी चीज को, इसी फार्मूले को हम टेम्परेचर की शक्ल में अगर लिखना चाहें तो ये फार्मूला एफिशिएंसी वाला जो है वो बन जाएगा 1 माइनस T2 ओवर T1। तो ये बेटा इसके दो फार्मूले बन जाते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के। यानी अगर आपको इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान अमाउंट ऑफ हीट एग्जॉस्टेड एंड हीट एब्जॉर्ब्ड गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर टेम्परेचर चेंजेस दी गई हैं तो उस सूरत में आप लोग जो है वो इसमें ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो परसेंटेज में आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ये इस तरह से आपका हमारा लेसन जो है वो यहाँ मुकम्मल हो जाएगा, और आप लोगों ने इस लेसन को अच्छी तरह से तैयार करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम टॉपिक है, इसका होमवर्क भी आप लोगों ने मुकम्मल करना है। और अगर इसमें फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पोस्ट कर देने हैं, और इंशाल्लाह उसका जवाब जो आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।